सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं की कृषि रसायन विज्ञान के छठे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं, एसिडिक एंड साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक इस अध्याय के 3 वीडियो हम बना चुके हैं। आज इस अध्याय का अंतिम वीडियो है। इसमें हम लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में इनका प्रबंधन कैसे करें, लवणीय एवं क्षारीय जल के बारे में अध्ययन करेंगे, इनका प्रबंधन और इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये चैप्टर पहले 4 नंबर का था, अब इसके मार्क्स बढ़ा के कर दिए गए हैं 8। कोरोना काल के चलते जो सिलेबस में कटौती हुई थी, तो अब नए सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर अपने आएगा 8 नंबर का। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत अधिक मार्क्स का भी ये है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का प्रबंधन कैसे करें ताकि ये दोबारा लवणीय एवं क्षारीय नहीं बने। एक बार सुधार होने के बाद में ये मृदाएं वापस लवणीय एवं क्षारीय बन जाती है, तो इनका प्रबंधन उचित प्रकार से करना बहुत ही आवश्यक है, वरना वापस इनके लवणीय बनने की संभावना रहती है। इन मृदाओं के सुधार हो जाने के बाद उनका प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए, वरना पुनः लवणीय बनने की संभावना रहती है। अतः इनका प्रबंधन अच्छी प्रकार से किया जाए। इनके प्रबंधन के लिए निम्न क्रियाएं लाभदायक सिद्ध होती है। जैसे पहला है खेत की तैयारी एवं जुताई। खेत को समतल करना चाहिए। समतल करने से ये होगा कि पानी सभी जगह बराबर मात्रा में जाएगा, ताकि पानी समस्त खेत में बराबर भागों में बढ़ जाए। क्षारीय मृदाओं की जुताई उचित नमी होने पर ही करनी चाहिए। यहाँ पे क्षारीय मृदाओं के लिए एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखने की ये है कि उचित नमी होने पर ही इनकी जुताई करनी चाहिए, अन्यथा अधिक नमी होने पर इसमें कीचड़ बन जाता है और थोड़ी सी ज़्यादा सूख जाएगी तो इसमें बड़े बड़े ढेले बन जाएंगे। तो उचित नमी पर ही इनकी जुताई होनी चाहिए। दूसरा, इसमें क्यारी की तैयारी। कूड़ सिंचाई वाली फसलों के बीज मेड़ों के ढलान पर बोने चाहिए। जो कूड़ सिंचाई वाली फसलें होती है उनमें बीज मेड़ों के ढलान पर बोने चाहिए, जिससे उनका अंकुरण आसानी से हो जाए। मेड़ों की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर। मेड़ों की दिशा कैसी होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए, तथा फसलों को उत्तरी ढलान पर बोना चाहिए। वहाँ पे वाष्पीकरण कम होगा तो लवणों की सांद्रता भी कम होगी, लवण कम वहाँ पर एकत्रित होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें सिंचाई। क्षारीय मृदाओं में जल्दी जल्दी सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि लवण जल के साथ लीचिंग द्वारा नीचे चले जाते हैं। जल की अधिक मात्रा उपलब्ध हो तो खेत में भरकर उसको खेत के बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि लवण खेत से बाहर निकल जाए। अब यदि अपने पास में पानी है पर्याप्त मात्रा में तो बार बार खेत में हम सिंचाई कर लें, जिससे इन लवणों का लीचिंग हो जाए। और यदि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हम खेत में पानी भरकर इसको हम खेत से बाहर निकाल दें, जल निकास कर दें, ताकि जो लवण है पानी में घुलनशील वो जल के साथ में खेत से बाहर निकल जाए। सस्य संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी है देखते हैं। पहला है लवण प्रतिरोधी फसलों का चुनाव। वे फसलें हमें बोनी चाहिए जो लवणों की सांद्रता के प्रति प्रतिरोध दर्शाती हो। अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसलों का चुनाव करते समय बीजों के अंकुरण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। फसल की बाद की अवस्था में लवण प्रतिरोधी होनी चाहिए। फसल बाद की अवस्था में कैसी होनी चाहिए? लवण प्रतिरोधी। चुकंदर अंकुरण के समय लवणों की उपस्थिति को सहन नहीं कर पाती है, लेकिन बाद की अवस्थाओं में अधिक प्रतिरोधी होती है, तो ये फसलें भी हम उसमें कर सकते हैं। अब इसके लिए अंकुरण के समय हम ये ध्यान दें कि अधिक मात्रा में बीजों का प्रयोग करें, ताकि अंकुरण सही मात्रा में हो सके। मोटे धान की जातियाँ महीन धान की अपेक्षा अधिक लवण प्रतिरोधी होती है। दूसरा, इसमें लवण सही समूह फसलें उगाना, जो लवणों को सहन सके ऐसी फसलें हमें उगानी चाहिए, जैसे ढेंचा, तंबाकू, चुकंदर, सरसों, कपास। बीजों का उपचार। फसल के बीजों को बोने से पहले लवण विलयन में डुबोने से फसलों की लवण प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। यानी बीजों को बोने से पहले लवणों से हम उपचारित करें
और उनके अंकुरण में भी वहाँ पे वृद्धि हो जाती है। धान के बीजों को 0.1% लवण विलयन में डुबोने पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है और वह मृदा में 0.35% लवण सांद्रता को सहन कर सकते हैं। तो फसल के बीजों को बोने से पहले लवण विलयन से उपचारित करें। तीसरा पॉइंट इसमें है लवणीय मृदा पर फसल चक्र। इन मृदाओं में हमेशा फसलें उगानी चाहिए, इन्हें पड़त या खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कोई न कोई फसल इसमें उगाते रहना चाहिए। जैसे फसल चक्र इसमें अपना सकते हैं हम धान, जौ, लोबिया, धान, सरसों, ढेंचा, गेहूं, धान, आलू, ये फसल चक्र इसमें हम अपना सकते हैं। नंबर 4 है खाद एवं उर्वरकों का उपयोग। लवणीय मृदा में उर्वरकों को निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में देकर फसलों पर लवणता का असर कम किया जा सकता है। अमोनियम सल्फेट का प्रभाव यूरिया एवं किसान खाद से अच्छा होता है। अमोनियम सल्फेट अधिक अम्लीय होता है। अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग एक साथ नहीं देकर कई बार उचित समय पर इनका प्रयोग करना चाहिए। 10 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर मिट्टी में डालने से फसलें भरपूर होती है। तो जिंक सल्फेट का अपन प्रयोग कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो इन मृदा की संरचना में सुधार करते हैं। अब हम देखते हैं क्षारीय एवं लवणीय जल। लवणीय एवं क्षारीय जल। लवणीय जल वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक हो। सार, SAR, सार के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये 10 से कम होना चाहिए। और RSC ये 2.5 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से कम होना चाहिए। तो ऐसी जल कहलाता है लवणीय जल, यानी चालकता थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी सार और RSC उनके कम होते हैं। इसमें सोडियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड एवं सल्फेट अधिक पाए जाते हैं, जो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अब हम देखते हैं क्षारीय जल। वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम। SAR, सार इसका होना चाहिए 15% से अधिक होना चाहिए। और RSC ये इसका 2.5 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से अधिक होता है, तो वो जल कहलाता है क्षारीय जल। इसमें सोडियम लवणों की अधिक मात्रा होती है। यह जल पादप वृद्धि के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसमें सोडियम के लवण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये जल कैसा हो जाता है क्षारीय। सिंचाई जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को निम्न घटक प्रभावित करते हैं, जिससे पहला है पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा। लवण जो पानी में घुले होते हैं वो प्रभावित करते हैं। सोडियम अधिशोषण अनुपात, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, SAR जिसको हम कहते हैं SAR सार। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, RSC। बोरोन तथा अन्य हानिकारक तत्व। तो यहाँ पे एक एक करके हम सभी को देखते हैं। तो पहला है पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा। सिंचाई जल में लवणों की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, अन्यथा मृदाएं लवणीय बन जाती है। 1 डेसीसाइमन प्रति मीटर विद्युत चालकता यह बताती है कि जल में 0.64 ग्राम प्रति लीटर घुलनशील लवण उपस्थित है। जैसे जैसे ये चालकता बढ़ती जाती है, वहाँ पे लवणों की सांद्रता बढ़ती जाती है, जो पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। तो चालकता उनकी कम होनी चाहिए। अब चालकता कम कब होगी? जब उसमें लवणों की मात्रा कम होगी। तो 1 डेसीसाइमन प्रति मीटर विद्युत चालकता यह दर्शाती है कि उस जल में 0.64 ग्राम प्रति लीटर घुलनशील लवण उपस्थित है। तो दूसरा इसमें सोडियम अधिशोषण अनुपात, SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सिंचाई जल की उपयोगिता सोडियम की मात्रा पर निर्भर करती है, क्योंकि मिट्टी के भौतिक गुणों पर सोडियम आयन विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोडियम मृदा को क्षारीय बनाता है और इस प्रकार की मृदाओं की संरचना खराब हो जाती है। यदि हम हल्की सी नमी में इनकी जुताई करेंगे तो वहाँ पे कीचड़ बन जाता है, और थोड़ा सा सूखने पर यदि जुताई करते हैं तो बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। तो मृदा की संरचना को सोडियम खराब कर देता है। कैल्शियम आयन इस विपरीत प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। यदि जल में सोडियम की मात्रा अधिक है तो
यह सार संकट कहलाता है। यह क्या कहलाता है? सार संकट, SAR, सार संकट कहलाता है और इसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। ये SAR सोडियम अधिशोषण अनुपात Na+ की सांद्रता ऊपर लिखेंगे बटा √Ca+2 और Mg+2 बटा 2। ये इसका सूत्र होता है निकालने का। पानी के लिए इसका मान 10 से कम होना चाहिए, जिसका उपयोग सभी प्रकार की मृदाओं में किया जा सकता है। पानी के लिए इसका मान 10 से कम होना चाहिए और यदि 10 से ज़्यादा होता है तो सभी प्रकार की मृदाओं में इसका उपयोग नहीं कर सकते। तीसरा है अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, RSC। सिंचाई जल में बाइकार्बोनेट आयन की अधिकता होने पर कैल्शियम आयनों का अवक्षेपण होता है। इससे कैल्शियम आयनों की मात्रा घट जाती है और सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको ही कहते हैं RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। सिंचाई जल में RSC का मान 1.25 मिली तुल्यांक प्रति लीटर से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.25 मिली तुल्यांक, मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर से कम होना चाहिए। 2.5 से अधिक होने पर जल सिंचाई के अनुपयुक्त हो जाता है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे बोरॉन और अन्य हानिकारक तत्व। बोरॉन, लिथियम, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि तत्व विषैले हैं। सिंचाई जल में इनकी उपस्थिति फसलों पर विपरीत प्रभाव डालती है, तो इनकी मात्राएं कम होनी चाहिए। बोरॉन, लिथियम, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि ये विषैला प्रभाव डालते हैं। अब हम देखते हैं कि खारे पानी का प्रबंधन हम किस प्रकार से करें। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता रहती है, परंतु जल की गुणवत्ता निम्न कोटि की होने पर सिंचाई जल का समुचित प्रबंधन किया जाना आवश्यक होता है। तो इसके लिए हमें नंबर 1 सिंचाई चक्र अपनाना चाहिए। तो उसके लिए आप सिंचाई चक्र तैयार करें। सिंचाई चक्र में सिंचाई का समय, मात्रा, अंतराल को शामिल किया जाता है। लवणीय भूमि में अधिक पानी देने से लवणों का निस्खलन में मदद मिलती है। तो जहाँ पे लवणों की मात्रा अधिक होती है भूमि में, तो अधिक पानी देना चाहिए ताकि उनका लीचिंग हो जाए। परंतु क्षारीय भूमि में जलमग्नता उत्पन्न होती है। जो क्षारीय भूमि होती है वहाँ पे हम सिंचाई करेंगे तो खेत में पानी बहुत दिनों तक भरा रहता है। अतः अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समय पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। पानी की मात्रा एवं अंतराल। कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करने से ऊसर मिट्टियों में ज़्यादा लाभ होता है। कम अंतराल पर लगातार हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे वहाँ पे ऊसर मिट्टियों में अधिक लाभ होता है। तीसरा इसमें समय, ऊसर मिट्टी में नमी की मात्रा 50% पहुँचने से पहले ही सिंचाई करना उपयुक्त रहता है। सिंचाई की विधि। ऊसर भूमि में सुधार में सिंचाई के तरीकों का प्रभाव भी पड़ता है। क्षारीय मृदा में चुकंदर एवं शलजम पर फव्वारा विधि से सिंचाई करने से ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। इसी प्रकार गेहूं एवं जौ में अधिक लवणीय जल का फव्वारे विधि से उपयोग किया जा सकता है। इससे पानी उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है, परंतु लवणीय जल का प्रयोग बाजरा एवं कपास में फव्वारा विधि से नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनकी पत्तियां झुलसने का डर रहता है, यानी पत्तियों पर ये लवण हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। लवणीय जल का उपचार। पहला पॉइंट इसमें अच्छी किस्म के जल से तनुकरण किया जाए। जो अच्छी किस्म का जल है वो उसमें मिला दिया जाए। लवणीय जल को अच्छी किस्म के जल के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। लवणीय जल एवं अच्छी किस्म के जल को एकांतर क्रम में उपयोग करना चाहिए, जिससे लवणों की सांद्रता बढ़े नहीं। दूसरा पॉइंट इसमें सुधारकों से उपचार। ज़्यादा अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट RSC युक्त पानी में लगातार प्रयोग से मिट्टी का pH एवं सोडियम की सांद्रता बढ़ जाती है। ज़्यादा RSC वाले पानी का हम उपयोग करेंगे तो सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी और उसका pH भी बढ़ जाएगा, यानी मृदाएं क्षारीय बन जाएगी, जिससे मृदा की भौतिक एवं रासायनिक संरचना खराब हो जाती है। सोडियम दोनों को ही खराब कर देता है। इन विकारों को सुधारने के लिए जिप्सम, गंधक का अम्ल, पायराइट्स, गोबर की खाद आदि का प्रयोग किया जा सकता है, जो RSC को कम कर देगा। फसल प्रबंधन। लवणीय जल से सिंचाई करने पर 20% अतिरिक्त बीज की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए।
ताकि हो सके कुछ बीज अंकुरित ना हो तो उनकी पूर्ति वहाँ पे आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में बीजों का उपयोग करना चाहिए। बुआई के तुरंत बाद 2 या 3 दिन में सिंचाई देने से अच्छा अंकुरण होता है। कार्बनिक खादों जैसे हरी खाद, गोबर की खाद आदि का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्थाओं में अच्छे किस्म के जल का प्रयोग करना चाहिए। बाद की अवस्था में पौधे लवण सहिष्णु बन जाते हैं। लवण या क्षार रोधी फसलें उगानी चाहिए। तो ऐसी फसलें उगाएं जिन पर लवणों या क्षार का कम विपरीत प्रभाव पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर अपना जो 6 नंबर का चैप्टर था अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं वो यहाँ समाप्त होता है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।